एक मिनट। कल का एग्जाम का तैयारी हो गया है। रोटेशन इस सबसे कम ही क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा है, बाकी आगे वाले से कम ही है। चल कौन सा ठीक है। लेक्चर चलेगा? क्या? कल का आएगा? कल का नहीं, पहले का आएगा। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी मतलब क्वेश्चन ना के बराबर है, बस थ्योरेटिकल एक आध गो है, बाकी और कुछ नहीं है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 7 शायद। 9 है। ठीक है, 11th के सबसे लंबा चैप्टर चलेगा, 13-14 लेक्चर जाएगा, उसके बाद तो सब 8-7। अच्छा, कल वाले में कोई दिक्कत? बोलो। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन देख रहे थे, उसमें थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में कोई भी दिक्कत है तो बोलो। बोलो। और अच्छा, वो काइनेटिक एनर्जी वाला था ना, वो जीरो कैसे हो रहा था, याद है? जैसे हम लोग जो यस लिखे सर। थे V1C VC, ऐसा था ना कुछ, कॉस थीटा। यस। तो सिंपल सिंपल था, उस समय ध्यान ही नहीं है। VC को हम डॉट प्रोडक्ट में अगर इस दोनों को लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे लिख सकते थे V1C डॉट VC, यहाँ पे M1 प्लस M2 V2C डॉट VC, ऐसे ही जाता। तो हम यहाँ से VC को कॉमन लिख सकते थे, M1 V1C ये दोनों वेक्टर को साथ रख लिया, M1 मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस M2 V2C, और लास्ट में हम ऐसे डॉट प्रोडक्ट करके VC कर सकते थे। ठीक है, तो फिर से वही चीज ये दिख रही है, टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो हो जा रहा था। ठीक है, यानी कि हम cos थीटा नहीं लिख के यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हम कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी हो और डॉट सी हो तो हम इसको a डॉट सी प्लस बी डॉट सी लिख सकते हैं, तो उसी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिलीट कैसे होगा? ठीक, साइड में पेंसिल आ जाता है। क्या? जब भी आवाज लिखते हैं साइड में एक छोटा सा पेंसिल आ जाता है। हाँ, पता नहीं क्या है, हमको भी नहीं पता फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग शायद एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन देख रहे थे कि अगर कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एक शायद स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए फाइंड कर रहे थे हम लोग, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा रॉड दे दिया है, ठीक है, रॉड जो है इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ऐसा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, और ओमेगा भी है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसका मास जो है वो है 3 kg का, और लेंथ जो है 4 मीटर। क्या हुआ? तो इसका हेलो। एक्सिस वर्टिकल है। हाँ, मतलब ऐसा ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है, जैसे पेन फेंकते हो आगे की तरफ, जैसे फ्री रोटेशन है, यहाँ पे कोई एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी होते जा रहा है, परपेंडिकुलर देख रहे हो, जैसे पेन हम फेंके, तो वैसे ही समझ लो। ठीक है, यानी कि आगे कुछ दूर के बाद ये जाएगा, तो
ऐसा आगे की तरफ बढ़ा होगा और ऐसा एंगल रोटेट भी किया होगा। ठीक है, तो ऐसा रोटेशन हो रहा है। हमको इस पॉइंट ए के यानी अबाउट एक्सिस इनटू द प्लेन है। हाँ ऐसा मान सकते हो कि क्रॉस है। ठीक, यहाँ से ये डिस्टेंस है 1 मीटर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा वो हमको बताना है। हम लोगों ने देखा था कि आता है cm ओमेगा प्लस आ गया। इसमें आप भी अगर लिखते आई रहिए, हम सेंट लोग भी लिखते रहेंगे। ठीक है, जहाँ गलती हो वहां पे देख लेना। आया। बोलो। ठीक, इतना ही काम तो करना है। एल अगर अबाउट ए फाइंड करना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करना होता है कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के केस में, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आई सी एम ओमेगा यानी कि सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा उसका एंगुलर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो हमको ट्रांसलेशन नहीं दिखेगा, सिर्फ रोटेशन दिखेगा, और रोटेट होगा तो आई टू ओमेगा लिख सकते हैं। और अगर हम इसके अबाउट लिख रहे हैं यानी कि उस पॉइंट के अबाउट, फिर सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मानते हुए लिखेंगे। तो ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, इधर जा रहे 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आर वेक्टर होता। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये आता है आर परपेंडिकुलर यानी कि आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल लेंथ 4 है, 1 ऊपर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस 2 होता, 8 मीटर, 1 मीटर ऊपर तो नीचे 1 मीटर, यानी आर परपेंडिकुलर हमको दिख रहा है कि ये 1 है। वेलोसिटी 10 है। फिर डायरेक्शन चेक कर लिया, यहाँ देखो कि रेडियस वेक्टर इधर की तरफ, तो आर क्रॉस भी कर रहे हैं तो इसमें ऊपर आ रहा है, और ओमेगा के लिए देख रहे हैं तो इनटू द प्लेन जा रहा है, तो उसके लिए क्रॉस लिखे और यहाँ पे डॉट लिखे। तो अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो प्लस, यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो एक की तरफ डायरेक्शन अलग है तो हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी कि 40 इंटू द प्लेन है, 30 आउट ऑफ द प्लेन है, तो 10 इंटू द प्लेन जाएगा। इंटू द प्लेन को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो 10 प्लस आ जाएगा, निगेटिव मानेंगे तो माइनस। मोस्टली जो होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर रोटेशन का होता है तो हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो निगेटिव मानते हैं। वही चीज यहाँ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हमको कहीं भी एंगुलर मोमेंटम लिखना हो किसी अलग पॉइंट के, कहीं भी किसी भी पॉइंट के अबाउट में, जब कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन चल रहा हो, तो हमको सिंपली क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के एक बार लिख लेना है, यानी कि आई सेंटर ऑफ मास का लिख लेना है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट
ऑब्जेक्ट मानते हुए कि एम मास से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसको मानते हुए हमको उसका एंगुलर मोमेंटम लिख लेना है, फिर दोनों को डायरेक्शन के साथ ऐड कर देना है, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कोलिजन के केस में हम कैसे यूज करेंगे? कोलिजन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्व कराते थे, तो हो सकता है यहाँ भी हमको यूज करने को मिल जाए। तो ऐसा ही क्वेश्चन यूज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है सारा, जब तक कहा ना जाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मानना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा रॉड रखा हुआ है। ठीक है, एक रॉड है ऐसा रखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि फिलहाल रेस्ट में है। ठीक है, इसका मास जो हम मान लेते हैं एम, एल और ई है, और ये फिलहाल रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन में। एक बोल के छोटा सा है, ठीक है, एक छोटा सा बॉल है यहाँ पे, इसका मास m है, इधर हम v0 स्पीड से फेंक दिए। ठीक है, अब इस सिचुएशन के देख के बताओ कि तुम लोग क्या होगा। एक रॉड रखा हुआ है, एक बॉल आके एक एंड से टकराएगा, तो क्या होगा? टक्कर के बाद ये रॉड सीधा जाएगा या फिर आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी करेगा? बताओ। हेलो, कंबाइंड मोशन होगा। कंबाइंड होगा। ठीक है, तो अगर ये कोलिजन जब हो रहा है, कोलिजन होगा, तो उस समय हम इन दोनों को अगर हम माने होंगे कि फ्रिक्शन सरफेस, ये सब चीज हम भूल गए हैं, सिर्फ ये हमको एक बॉल दिख रहा है, एक रॉड दिख रहा है। तो जब कोलिजन होगा तो दोनों पे, कोलिजन के समय अगर हम बात करें तो कोलिजन के समय बॉल पे इधर की तरफ नॉर्मल लगा होगा और इस पे इधर की तरफ नॉर्मल लगा होगा। ठीक है, दोनों नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट लगे होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ नेट जो है इस केस में जीरो आ रहा है। एफ नेट जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम यानी कि पी जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि हम कांस्टेंट मान सकते हैं इसको, पी को। पी जो होगा इनिशियल और फाइनल कांस्टेंट होगा, इसमें नो डाउट। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम क्या कहेंगे बताओ? यानी कि आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन हमको ऐसा मिलेगा। आवाज तुम्हारा कट रहा है बहुत। मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट होगा, वी से जाएगा, और ये जो है यहाँ भी 10 से जाएगा। रोटेशन के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ से तो हमको ये चीज दिख रहा है कि पी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ? अगर हम पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? जीरो आएगा या फिर नहीं आएगा? इस केस में किसी भी एक पॉइंट के अबाउट फाइंड करके बताओ, जीरो आ रहा है? बोलो, यहाँ पे ऐसा है। एकदम ठीक, एम है यहाँ पे। मान लेते हैं कि हम इसी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे मान लिए, पॉइंट ए, तो टॉर्क के अबाउट ए लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ? सोच के बताना है कि टॉर्क के अबाउट ए क्या आएगा। इस पे नॉर्मल इधर लग रहा था, इस पे नॉर्मल इधर, एक फोर्स दिख रहा है, नहीं कि जो भी नॉर्मल होगा इसी के कारण होगा। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर हम टॉर्क लिख रहे हैं तो दोनों फोर्सेस का रेडियस जीरो हो जा रहा है, तो टॉर्क हमको जीरो दिख रहा है। और अगर वो डॉटेड लाइन किसी से पॉइंट बहुत दे रहे हैं। तो उसके जो डॉटेड लाइन उसके अलावा पेंडिकुलर पाथ है, नॉर्मल भी उसी के लगा होगा, तो हम उसी के अलावा मान लिए पॉइंट। क्लियर है? बोलो, हेलो।
अरविंद, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल जो है इधर की तरफ, तो अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं, इसी जो कोलिजन वाला इम्पैक्ट लाइन है, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है हमारा, उसी के अलोंग ले रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अगर ले रहे हैं तो जो टॉर्क है आई होगा, हाँ आई होगा, आर ई होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, आवाज बहुत इनके जगह आई होगा। नहीं समझ में आ रहा है। और किसी को आ रहा है तो बोलो। ई के जगह आई होगा। अच्छा, वर्ड मीनिंग का बात कर, ठीक है, बात समझो, वो इम्पैक्ट रखेंगे। यहाँ पे ए है, एन है, एम है, ऐसा है। तो अगर हम इस पॉइंट ए को ले रहे हैं तो ए के लॉन्ग अगर हम देखें तो दोनों फोर्सेस उस एक्सिस से पास हो रहा है, तो टॉर्क जीरो। हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो देख रहे हैं, और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एफ नेट किसी भी रोटेशन वाले केस में एफ नेट जीरो होता है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर जीरो आ जाए तो हर एक यानी कि हम लोगों ने देखा है कि अगर एफ नेट जीरो होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिंस एफ नेट जो होता है वो जीरो होता है, एंड अगर ऐसा हो तो टॉर्क जो होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हम फाइंड करें तो कांस्टेंट आता है। ये हम लोग कांस्टेंट कि किसी एक एक्सिस के अबाउट जीरो हो गया तो हर एक्सिस के अबाउट जीरो होगा। तो अगर यहाँ पे ए के अबाउट जीरो हो गया तो कोई सा भी पॉइंट लेके सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आना है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टॉर्क के अबाउट अगर किसी एक एक्सिस का जीरो है, यानी कि टॉर्क अबाउट अदर एक्सिस भी जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इफ किसी एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाता है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि टॉर्क जीरो है, यानी कि अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट मान लिए हैं तो टॉर्क अगर जीरो है तो हम बोल सकते हैं ये जो होगा ये भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा यानी कि कंजर्व रहेगा। ठीक है, यानी कि इस केस में हमको यहाँ से दिख रहा है कि हम मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं, लिनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो कोलिजन वाला ही केस है। तो यहाँ से अगर हम लिखें, इक्वेशंस लिखना शुरू करें, तो ये था हमारा बिफोर कोलिजन का कंडीशन, और ये जो है आफ्टर कोलिजन का कंडीशन। ठीक है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मान लिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन, हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, यानी कि ज्यादा रोटेट भी नहीं कर रहा है। इसके पास ओमेगा एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गया है, v इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम बोल दे रहे हैं v डैश। तो हमारे पास तीन अननोन यहाँ पे हैं, तो तीन इक्वेशंस चाहिए होंगे। तो एक तो इक्वेशन हम यहाँ से लिख लेंगे मोमेंटम लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, इधर वाले को हम ऐसे घेर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट हम बोल रहे हैं लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, ये कंजर्व हम करा सकते हैं। तो इसके कंजर्वेशन से हमको क्या मिलेगा, तो इनिशियली हमको दिख रहा है एम बी नॉट है, एम बी नॉट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बोलो। तो हमको दिख रहा है कि बॉल जो है एम बी डैश से जा रहा है, एम बी डैश। और हम लोगों ने देखा था जब कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का केस होता है, तो अगर हमको लिनियर मोमेंटम लिखना होता है तो m इंटू वी सी एम होता है। इसका मास m है और हम लिख देंगे भी लिए है ना, तो v। ठीक है, तो यही चीज आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्यों, ये वाला चीज हम कैसे लिखें, तो रॉड के लिए लिखें और ये हमारा बॉल के लिए, ये जो है बॉल के लिए और ये जो है रॉड के लिए।
रॉड के लिए जो रॉड है कंबाइंड मूव कर रहा है, यानी कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है उसके पास। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि अगर लिनियर मोमेंटम लिखना हो कंबाइंड के केस में तो हम डायरेक्टली सिर्फ उसका मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आया हमारा लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो एल कंजर्वेशन, एल बोले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर हम इसको कंजर्व कराएं तो हमको क्या मिलेगा? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है तो हमको कोई ना कोई एक एक्सिस चूज करना पड़ेगा। किसी एक्सिस के अबाउट ही हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना पड़ेगा। तो हम कैसा एक्सिस चूज करें? तो हम ऑफ कोर्स ऐसा कोई एक्सिस चूज करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो इसमें बहुत एक्सिस कहीं कहीं पास को ही लिया जाता है, कुछ भी कहीं भी अलग अलग बुक्स देखोगे, अलग जगहों पे देखोगे तो अलग अलग चीजें फॉलो की जाती हैं। इसमें चूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट 0 होगा, तो हम किसी एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और हम इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, जो हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसी पे अगर हम देखें, ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, यहीं पे बैठ जाए, ठीक है, ये कोई पॉइंट P मान लें और इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से देखेंगे तो हमारा बॉल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमको खत्म होता हुआ दिख रहा है, नहीं बॉल का कहानी यहाँ से खत्म दिख रहा है। ध्यान से देखो तो हम एम आर क्रॉस भी यूज करते हैं, यानी कि आर परपेंडिकुलर इसमें 0 हो जा रहा है, यानी कि अगर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कहीं एक पॉइंट लेके बैठ जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेने के लिए हम फ्री चूज कर सकते हैं, लेकिन टू मेक इजी मेक इजी point axis should be, axis is assumed to be on line of impact, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ध्यान से देखो तो अगर हम यहाँ से बैठ के देखें बॉल का एंगुलर मोमेंटम 0 दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल हमारे पास सिर्फ क्या है, बॉल है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे प्लस इनिशियल रॉड का, फाइनल भी बॉल का प्लस रॉड का। तो इनिशियली रॉड का तो 0 है, रॉड रेस्ट पे है तो ये तो 0 है, हमको इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल का बात कर रहे हैं, एल बॉल, बॉल का अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो हमको ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक बॉल है, ऐसा v0 स्पीड से जा रहा है, हम इसी लाइन पे यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो r वेक्टर है और v वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 0 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 0। यस वैसे ही फाइनल में भी देख रहे हैं तो बॉल का 0 ही दिखेगा, क्योंकि फाइनल भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा है, तो यहीं पे इसी लाइन पे हम कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, तो इसी लाइन के अबाउट बैठ के देख रहे हैं, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर दोनों फिर से पैरेलल दिख रहे हैं, तो उसका फिर से एंगुलर मोमेंटम 0, ऐसे सोच सकते हैं। या फिर जो हम आर परपेंडिकुलर यूज करते हैं वो यहाँ 0 दिख रहा है, आर साइन थीटा 0 दिख रहा है, तो 0 प्लस बच गया हमारा सिर्फ इसका लिखना। तो रॉड है, ये सेंटर है, इधर की तरफ v से जा रहा है, ये ओमेगा से सर रोटेट हो रहा है, और वही ए होगा। पॉइंट जो है हमारा क्या, तो 0 + 0 = 0 + 0 ही होगा। 0 कैसे होगा, ओमेगा भी है v भी है, दो ओमेगा अच्छा और v अलग के टर्म में, है। हाँ, तो आर फाइनल 0 होगा, तो वही तो इक्वेशन चाहिए हमको, इक्वेशन सॉल्व करना है ना, हमको वैल्यू थोड़े पूछना है। हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियल अगर 0 लिए हैं तो फाइनल तो 0 होना ही,
ठीक है, और फाइनल के लिए हमको ओमेगा और वी का वैल्यू सॉल्व करना है, तो हम इक्वेशंस बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अभी कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन करे थे हम लोग, एक अबाउट लिखे थे। एक अगर लिखना है तो हम लोग पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, यानी कि इस चीज को क्या लिखेंगे, देखो आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी। ठीक है, अब ये बोल रहे हो कि 0 होगा, तो अब इन दोनों का सम, इधर 0 है तो ये भी 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको ओमेगा और आर में रिलेशन मिल जाएगा। अगर ये टोटल लेंथ एल है तो सेंटर ऑफ मास आर परपेंडिकुलर L/2 पे होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आईसी, यानी कि आईसी ओमेगा प्लस एम आर परपेंडिकुलर वी जो होगा 0 होगा। ध्यान से देखो, तो ओमेगा इनटू द प्लेन की तरफ जा रहा है, ओमेगा के डायरेक्शन चेक करेंगे, ओमेगा के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम चेक करेंगे तो इनटू द प्लेन जा रहा है, और वी के लिए देख रहे हैं तो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, यानी कि साइन के साथ देखेंगे तो बीच में माइनस है। खैर, आई जो है ml²/12 सेंटर ऑफ मास है ओमेगा, ये आ जाएगा हमारा m, r परपेंडिकुलर यानी L/2 इंटू वी। तो यहाँ से हमको ओमेगा और वी में रिलेशन मिल जाएगा, m से, ये कैपिटल एम है, m से m गया, एक एल से एक एल गया, 2 से 6, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 6v/L। ठीक है, एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया। हमको 3 अननोन्स है, कौन कौन से, तो एक वी डैश है, एक ओमेगा है और एक वी। तो हमको कैसे भी करके 3 इक्वेशंस चाहिए। तो पहला इक्वेशन हमको मिला इससे वी डैश वी में रिलेशन, दूसरा इक्वेशन मिला हमको यहाँ से ओमेगा और वी में रिलेशन, एक इक्वेशन हमको और चाहिए, वो बताओ कहाँ एनर्जी से आएगा। कंजर्वेशन। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हम यहाँ पे ई दे रखे हैं, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। ई कब कंजर्व रहता है, सर ई ई का का इक्वेशन लगा देंगे। हाँ, तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए ई का वैल्यू, ई बराबर क्या होता है, तो v2 माइनस v1 बाई अपॉन u1 वन माइनस माइनस u2। हाँ, तो इस रॉड के लिए और इसके लिए बताओ कैसे लिखेंगे, ये जो भी लिखना होता है किसके अलोंग लिखेंगे, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही हमको लिखना है। तो हमारे पास ऐसा था, फिर से फिगर बना दे रहे हैं, ये इधर जा रहा है वी डैश से, ठीक है, ये ओमेगा से, ये भी था, और ये जो है इधर इनिशियली वी नॉट था, ये रेस्ट पे ही था। ठीक है, इधर इनिशियल इधर फाइनल, इनिशियल तो हमको पता है कि रेस्ट पे है, सिर्फ बॉल के लिए होगा, ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो हम लोग ये चीज लिखना पहले भी सीखे थे कि यहाँ का हमको वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ का वेलोसिटी अगर हम वी डैश से बोल रहे हैं तो होगा हमारा ओमेगा L/2। तो हम v2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर प्लस वी भी तो रहेगा ना। बोलो, हाँ, ये v से जा रहा है तो प्लस v भी रहेगा। ठीक है, रोटेशनल प्लस है तो v भी रहेगा ही, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा, तो नीचे लिख रहे हैं, जगह नहीं बचेगा कहीं, सर तो वी डबल v2 डैश ना लिख तो दीजिए। लिखेंगे, तो हम यही लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, अच्छा v डबल एस, ठीक है, माइनस v1 कितना था, अच्छा v1 तो ये v डैश है, तो इसको तो नहीं पता है, डिवाइडेड बाई u1 तो हमारा v0 था और ये था ही नहीं, तो 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, 3 इक्वेशंस 3 अननोन, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया तो हमको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि
अगर E1 है, परफेक्टली इलास्टिक बोल दे तो E1 हो जाएगा, तब भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोले कि स्टिक कर गया यानी E का वैल्यू 0 है, स्टिक कर गया तो और भी आसान है, भी डैश सही सही गायब हो जाएगा, एक इक्वेशन ऐसे ही हमारा कम हो जाएगा, तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम खुद ही जानते हैं अगर 0 हो तो बॉल आके स्टिक कर जाएगा, यानी जो रॉड के साथ साथ मूव करेगा, यानी कि जो हम आई लिख रहे थे तो आई बॉल को भी कंसिडर करना होगा। इतना बात समझ आया? तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। ऐसा दे रखा है, मास 3 kg, लेंथ 4 मीटर, ई का वैल्यू 1/2, यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है, ये जो है रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन सबका वेलोसिटी बताना है, वही चीज जो ऊपर की है। एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट को हिट करेगा। नहीं, यहाँ से 1 मीटर नीचे है। सेम, कुछ भी सेम नहीं है, थोड़ा वैल्यू दे दिए हैं और कुछ नहीं करे हैं। हो गया। इक्वेशंस बोल दो। टेन इक्वल्स टू 3v2 plus v1। 3 v1 प्लस 3 v2, बाद में क्या ले रखे हो, इसको हम v2 मान ले रहे हैं, इसको v1 ओमेगा, यस सर। ठीक है।
तो ये लिखेंगे V1 प्लस 3V2 L इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, तो L हम किसके अबाउट लिखेंगे, तो हम यही लिखेंगे, तो काम आसान हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, इसके लिए क्या बताओ, आइए माइनस डायरेक्ट के साथ लिखते हैं 2 इंटू यस सर। इधर कनेक्शन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा बोलो, ओमेगा इक्वल टू आई आ जाएगा ml स्क्वायर बाई सर स्क्रीन 2l। शेयरिंग बंद हो गया है। तो अभी आ रहा होगा, बंद हुआ था, नहीं आया। नहीं सर। यहाँ से तो ऑन है, अभी बंद हुआ था लेकिन अभी on किए हैं। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है एकदम। किसी का नहीं, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा सर। ठीक है, अब यस सर अब दिखा। अब दिखाओ। ठीक है, इसका आई जो हो जाएगा 3 है, तो ml स्क्वायर बाई 3 करेंगे, 3 3 तो कैंसिल ब्लैक होने के दिख रहा है। 16। क्या सर नहीं दिख रहा है। देखिए, कुछ भी नहीं। हाँ सर आप जैसे जूम खोले तो वो तो दिख दिख रहा रहा है है। सर। अब वो तो भी आप नहीं। जब लिख रहे थे वो नहीं दिख रहा था। हाँ सर अब दिख रहा है। अभी आपका होम स्क्रीन ठीक है, दिख रहा है। तो वही अभी होम स्क्रीन ही दिख रहा है। नहीं सर अब चेंज हो गया। अब 1N नोट 1 नोट हो गया है। तो तुम लोग अभी बहुत पीछे हो। सर N नोट। यस सर कुछ 16 ओमेगा करके लिखा लिखा दिख रहा है। यस सर। हम बहुत चुके हैं। क्या हुआ इसको सर अभी रुक गए। नेटवर्क भी अभी नहीं, वही देख रहे हैं कनेक्शन नहीं है। सर तो i16 यहाँ होगा। पे वही तो हम सॉल्व कर रहे थे, ml स्क्वायर बाई 12 होगा ना, 16 बाई 12 होगा, तो 3 4 4 होगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 बाई 12 यही होगा, तो 4 4 होगा। इसकल टू इधर आ जाएगा हमारा 3v2, यहाँ से हम बोल सकते हैं ओमेगा इजकल टू 3/4v2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आया होगा। इक्वेशन 3 क्या आएगा बोलो। तो 3v2 minus v1 plus omega equals to 5। अच्छा, वैल्यू पूरा रख दिए। यस सर। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ओमेगा 1 दूरी पे है, तो यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी हमको लिखना पड़ेगा, तो ओमेगा इंटू 1 प्लस v2 ये लिखेंगे, तो ओमेगा प्लस v2 हो जाएगा माइनस v1 अपॉन v नोट कितना दे रखा है। ठीक है, तो यही हमारा
जो भी आएगा यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा प्लस v2 माइनस v1 इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो हम कर ही सकते हैं। सॉल्व करके कर लियो क्या? करके हमको v1 v2 और ओमेगा का वैल्यू बता देना। ठीक है, कर लेना इसको, इसमें कोई बड़ा बात तो नहीं है इसमें। हो गया। ठीक है, इसमें ये दे रखा है कि सेम चीजें सब डेटा लिए हैं, सिर्फ यहाँ पे ई का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि 0 है। तो सॉल्व करके बताओ। by 3 meter per second. क्या? 10 by 3 meter per second. कितना बाय 3 मीटर पर सेकंड? रोटेशन निकालना है। पता नहीं क्या बोल रहे हो, हमको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ऊपर वाले सॉल्व करके बोल रहे हो, किसका आंसर बता रहे हो? सर ट्रांजिशनल बता रहे हैं, पता नहीं सर रोटेशन का पता है। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा है। माइक ठीक कर लो। ठीक है सर। कभी भी बोलता है तो साफ नहीं आता तुम्हारा आवाज, इसलिए बोल रहे हैं। यस सर, इसको नहीं आता है वो सही। हाँ, हो गया ये। सर पूरा बॉडी के लिए लीनियर मोमेंटम सेम होगा आफ्टर कोलिजन? तो लीनियर मोमेंटम तो रहेगा नहीं कंजर्व। नहीं सर, पूरा बॉडी के लिए सेम रहेगा आफ्टर कोलिजन, क्योंकि सर वाला जो पार्ट है वो जो बॉल चिपक गया हाँ वो तो हाँ, सेम रहेगा। अलग ही करेगा। कि सर नहीं, जितना पहले तो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म था, अब तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले जितना मोमेंटम तो उतना ही बाद में रहेगा। दोनों का कंबाइंड जब भी लिनियर होगा तो सेम ही रहेगा, चिपके या नहीं चिपके। ऐसे चिपक गया ये। ध्यान देने वाला बात ये है, डरे हो ठीक है, सोचने वाला ही बात। लेकिन यहाँ पे जो लिनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो किस चीज, तो इन दोनों के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का। बात समझ आ रहा है? यानी कि यस सिर्फ सर, रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर यहाँ ऑफ होता है, मास अब लेकिन इन चेंज हो दोनों का जाएगा। कंबाइंड, हाँ, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया होगा।
इसका वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास आया होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो 10 into 1 लिनियर मोमेंटम हम लिख रहे हैं p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए लिख रहे हैं 10 into 1 m equals 3 to vc। 3 न था तो vc आ जा रहा है हमारा 10/4, 5/2 मीटर। ठीक है, एक चीज आया का वेलोसिटी, रोटेट भी हो रहा होगा। अगर हम उसको देखेंगे तो हमको सेंटर ऑफ मास इधर कहीं दिखेगा, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन ये सेंटर मास है, इसके अबाउट ये जा रहा है कुछ स्पीड भी सेंटर ऑफ मास, इसी के अबाउट रोटेट हो रहा होगा ओमेगा, कि इसका एक्सिस होगा अभी रोटेशन का। कितना सेंटर ऑफ मास पता है? तो Yes, यस sir. सर। आपका आवाज कट कट के आ रहा था। Yes, sir. आप समझ में नहीं आया क्या क्या बोले? कि आप प्रियांश तुम होस्ट नहीं बन रहा आज। नहीं करा। क्रॉस खेल रहे हो, क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने के लिए तो बन गया, बताओ। नो सर। बैठ के क्रॉस खेलोगे तो कहाँ से बनेगा? उसको क्या बोलते हैं? टिकटॉक, पता नहीं ठीक क्या टैक बोलते तो। हैं। टिक टेक तो, हाँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? तो ये हार्ड पार्ट कर दिए, वेलोसिटी फाइंड कर दिए, ओमेगा कैसे फाइंड करोगे बताओ? सिर्फ पहले मेथड ऊपर सेंटर वाला। ऑफ मास चुनने वाला इसका लोकेशन फाइंड करेंगे, हाँ सर, ठीक है। और फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। कराओ। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ऐसा है हमारा कि यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 kg, और यहाँ से L/2 यानी कि 2 मीटर पे दिख रहा है 3 kg। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ से अगर हम डिस्टेंस लेना चाहते हैं, अगर हम इसको x लें तो ये इससे लेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 1 into 2/4, यानी कि 1/2 मीटर। नीचे से आ जा रहा है 1/2 मीटर, तो ऊपर से आ जाएगा हमारा 2 - 1/2 यानी कि 3/2 मीटर। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने में क्या है, हम रॉड को क्या मान लिए कि 3 kg का जो है उसके सेंटर पे है और 1 kg है,
दोनों के लिए हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिए, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिए, शाम को मिल गया। अब हमको क्या करना था, ऐसा ये हमारा पॉइंट है, बीसी से जा रहा है, ओमेगा ऐसा दे रखा है, ये हमारा लाइन था, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट था। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट लिखेंगे तो इनिशियल 0 बाय नल, फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करना पड़ेगा, ओमेगा प्लस VC जो है m जो आ जाएगा हमारा टोटल मास आ जाएगा 4 इंटू 3/2 r परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी 5/2। ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो आई सेंटर ऑफ मास हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। पैरेलल। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ml²/12 करेंगे तो 4 आ रहा है इसके सेंटर के अबाउट, इसका यहाँ निकालेंगे तो इसी के अबाउट तो आ जाएगा हमारा ml², वो भी 4 आ रहा है, यानी कि 4 4 8, 8 प्लस, सॉल्व करो अपने से। ओमेगा 45/76। 45/76 नहीं, आई कितना है, आई कितना लिखे इक्वेशंस, ऐसा है, ठीक है, ये यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, तो अगर हमको इसके अबाउट फाइंड करना है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो आई सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो हम रॉड के लिए लिख रहे हैं, तो रॉड के लिए लिखेंगे, देखो ml²/12 प्लस m, ये दूरी था 1/2, यूनिफॉर्म 1/2 का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर, मान लिए थे। यूनिफॉर्म तो वही तो माने हैं, ये आया नहीं हमारा सर, रॉड के वो लिए, बॉल और रॉड सिस्टम क्या, मिला के मान लिए थे, हाँ, तो उसमें ml²/12। तो यूनिफॉर्म कैसे रहेगा वो, फिर प्लस बॉल के लिए लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3/2, तो उसके लिए लिखेंगे 1 इंटू 3/2 का, तो ये अगर हमारा आ जाएगा टोटल आई, तो ये जो m है 3 है और l² यानी कि 16 3 4, 4 प्लस 3/4 प्लस ये हो जाएगा 9/4, 28/7 आ रहा है क्या, तो वो 1+3/2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? क्या चीज, सर 1+3/2 का स्क्वायर कैसे लिखे? प्लस नहीं इंटू है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई वही चीज। ये जो है हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे ये बॉल है, इसके लिए लिखेंगे तो ये हम लिख रहे हैं आई बॉल अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ये जो है रॉड का है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो रॉड के लिए हम एक ऐसा रॉड मान लिए, यहाँ पे यस ये था, सर, इसके अबाउट फाइंड करना था, ठीक है दोनों को सर। अलग अलग, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, 16 3 19 19 9 28, ठीक है, आई आ गया 7 15, तो ओमेगा हमको दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू 15/7, ठीक है, डेल माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि जिधर v का ओमेगा क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम होगा, ओमेगा का एंगुलर मोमेंटम अपोजिट होगा। कितना बात क्लियर है,
इतना में कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर हमको ऐसा रॉड दे दे मूव कर रहा हो, तो हमको अगर निकालना हो तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मोस्टली ध्यान देना है इस बात का कि हम किस एक्सिस के अबाउट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक्सिस अच्छे से चूज कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए, तो हमारा काम आसान हो। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ले रहे हैं तो हमारा काम और भी आसान हो जा रहा है। जैसे जैसे सवाल हमको मिलेंगे, हम लोगों ने देखा था रॉड वाले में हो सकता है किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स रहे तब भी टकरा सकता है, या फ्री है तब टकरा रहा है। फ्री के केस में हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा रोलिंग। मतलब अभी देख रहे थे कंबाइंड ही है, तो ये भी कंबाइंड ही है, लेकिन अब रोल करने का कंडीशन देख रहे हैं। यानी कि अगर रोल हो रहा होगा किसी सरफेस पे तो कैसे क्या हो रहा होगा। यानी कि मैं रोलिंग में हम लोग जो भी ऊपर देखे हो तो रोलिंग ही था, यानी कि कंबाइंड। यानी कि अगर कोई बॉल या फिर स्फीयर रोटेट कर रहा है और साथ में आगे भी जा रहा है तो रोलिंग ही कर रहा है। तो इसमें हम लोग प्योर रोलिंग एक चीज पढ़ते हैं। ठीक है, प्योर रोलिंग क्या होता है, अगर उसको जान गए तो बाकी सब रोलिंग रोलिंग ही है। प्योर रोलिंग जो है, इसमें जो होता है फ्रिक्शन हमेशा खुश रहता है, उसको टेंशन नहीं रहता है कितना लगना है क्या लगाना है। यानी कि फ्रिक्शन इस केस में जो रहता है खुश रहता है। फ्रिक्शन खुश कंडीशन है इसमें, यानी कि फ्रिक्शन का चिंता नहीं रहता है, तुमको मैक्सिमम लगाना है मिनिमम लगाना है, यानी कि सफिशिएंट लगना है लगा देना है, बस काम खत्म। यानी कि फ्रिक्शन इस केस में बहुत ही चिल रहता है, उसका कोई टेंशन लेना ही नहीं रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग को रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग, स्लीपिंग या फिर स्लाइडिंग या फिर स्लाइडिंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे हम लोग अगर कार या बाइक स्टार्ट करते हैं तो देखे होगे मूवीज में कि पहले ही पूरा हाँ। लो, सर आदित्य आर्यन बोल रहा है सर को चैट पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? चैट पढ़ने के लिए उसका कुछ क्या? डाउट पोस्ट किया होगा, बोल नहीं पा रहा है तो। अच्छा, तुम अब उसको पढ़ने के लिए पीछे न जाना पड़ेगा। कहाँ कुछ लिखा है? कहाँ से आता है? अच्छा, वहाँ तो 4 सिलेबस जो कैसे हम लोग को है? मिला है उसमें रोटेशन टिल डॉट लिखा हुआ था। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना हम बोले थे मैसेज उतने मैंने से किया, क्वेश्चन दिए। ठीक है जितना हम सिलेबस बोले। वाला मैसेज मैंने किया सर। कोई नेम चेंज करके लिखा है वो ऊपर वाला। ये 4 कहाँ पे क्या 4 आया है? क्या चेक करवाते हैं और कब आया है? सर? कौन वहाँ सा चैट 4? से है। हेलो यहाँ पे बहुत बहुत सारा चार्ट दिख रहा है, सर, इस उसमें चार्ट का जो बात, एम स्क्वायर बाय 12 था। हाँ ये हाँ वाला हाँ चार्ट का हाँ बात कर रहे हो? तो हाँ सर। ml² है, m3 है, l4 है, ये 12 है। कितना आएगा? दोनों में एम एक ही था। हाँ अच्छा हाँ, ठीक है सर। ठीक है। और सर वो वाला मैसेज मैंने किया था। हाँ तुम्हारा नाम है और कोई गया था। ठीक है कोई बात नहीं, सिलेबस जो कोई है टेलीग्राम किया हुआ था, वही किया था। ठीक है, सिलेबस जो है काहे जितना बोले फंसा थे रहे उतना सर, ही है। झूठ बोलता है सर अपने करके। सर मैं आपको टेलीग्राम पर वो वीडियो फोटो भेजे मेरे को भेज के। और लेटेस्ट आज वाला जो पढ़ोगे वो तो ज्यादा ही याद रहेगा ना। आज वाला तो होना चाहिए था, लेकिन अभी वाला नहीं दिए। और अभी से आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब इंटरेस्टिंग ही रहेगा, यानी कि जो कंसेप्ट रहता है उसका इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रहता है और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है,
तो इस चीज को अच्छे से पीछे वाले जो भी केस है उनको अच्छे से समझ लेना है, उन सब का चीज का यूज यहाँ पे भी हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम बता रहे थे रोलिंग का कंडीशन था, रोलिंग में प्योर रोलिंग हम पढ़ रहे हैं। प्योर रोलिंग यानी कि कंडीशन जो होगा फ्रिक्शन खुश कंडीशन, यानी कि इसमें जो फ्रिक्शन जो होता है वो खुश रहता है। अब ये फोटो क्या भेजे वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन खुश कंडीशन है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी कंडीशन जो होता है प्योर रोलिंग का, वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या स्लाइडिंग या स्किडिंग जो भी बोलो। तो जैसे कि इसका एग्जांपल बता रहे हैं कि एक कंडीशन होता है कि जब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं, यानी कि मूवीज में देखे होंगे कि अगर रेसर होता है गाड़ी को स्टार्ट करता है स्पीड चलाना, तो जैसे ही स्पीड चलता है पहले ही पूरा एकदम गियर ले लेता है, गियर बोल रहे हैं एक्सीलरेटर ले लेता है, उसके बाद क्लच छोड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि बॉल बहुत ज्यादा ऐसे से ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा होता है, क्योंकि क्लच छोड़ा नहीं होता है, और जैसे छोड़ता है आगे की तरफ तेजी से भागता है। ठीक है, यानी कि उस समय पे क्या होगा कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा के कारण इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर ओमेगा आर आ रहा होगा। जैसे केसेस डिस्कस ही कर लेते हैं, साइकिल चलाते हो उसी से हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि साइकिल को डबल स्टैंड पे खड़े कर दिए और पैडल मारे जा रहे हो, पैडल मारे जा रहे हो, तो ये जो हमारा बॉल होगा, बॉल ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस के अबाउट, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा होगा। तब तक क्या हुआ कि पैडल टूट गया और ये जमीन पे पड़ गया, तो उस समय जो वेलोसिटी आएगा और यहाँ ओमेगा आर आएगा, तो ओमेगा आर जो होगा मच मच ग्रेटर देन वी होगा। ठीक है, तो भी ओमेगा आर मच मच ग्रेटर देन वी होगा। तो इस केस में दिखेगा हमको कि ये जो चक्का है ऐसा तेजी से रोटेट हो रहा है, और ऐसा तेजी से रोटेट हो रहा है यानी कि ये हमारा चक्का घिसता है। इस केस में हमको दिखेगा कि चक्का बहुत घिस रहा है, बहुत स्लिप कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस केस में देखिए दिखेगा कि ये जो टायर है, टायर या व्हील बोलो, व्हील नहीं बोलते हैं, व्हील जो है व्हील स्लिप। ठीक है, ये स्लिप कर रहा होगा सरफेस। ठीक है, अगर हम ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं और ऐसा है कि ये कोई चक्का है वी से जा रहा था, ओमेगा से जा रहा था, मजे में चल रहा था, हम ब्रेक लगा दिए। ठीक है, ब्रेक लगा दिया यानी कि इस पे हम ब्रेक अप्लाई कर दिए। अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दिए तो ये वेलोसिटी खत्म हो गया, वेलोसिटी खत्म हो गया यानी कि बी जीरो हो नहीं, इसके इसमें उल्टा हो गया, बी जीरो। ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो ये चक्का पे ऐसा प्रेशर बनता है यानी कि ओमेगा खत्म हो जाता है, ओमेगा जीरो हो जाता है, लगभग घटने लगता है। तो ओमेगा इस केस में घटने लगा, भी ज्यादा हो गया, तो इस केस में लगता है कि ये जो है आगे इस पे स्लिप कर रहा है, देखिए आगे की तरफ ऐसा स्लिप कर रहा है और एक ही जगह पे घिसटाता हुआ चला जाता है और मार्क बन जाता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमने देखा कि ओमेगा यानी कि यहाँ पे जो रोटेशन ज्यादा है यानी कि ओमेगा आर मच मच ग्रेटर देन है। ये जैसे ही ब्रेक लगाया तो ओमेगा आर जो है लेस देन हो जा रहा है अभी। तो इन दोनों केसेस में इन दोनों केसेस में जो है हमारा जो व्हील है वो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, स्किड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि जब हम आराम से पेडल मार रहे होते हैं और आराम से एकदम स्मूथ सरफेस पे चल रहे होते हैं, मजे में चल रहे होते हैं, ना तो हमको कोई कष्ट होता है, ना चक्के को कष्ट होता है, ना फ्रिक्शन का कोई लोड होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा रोल कर रहा होता है, ये हमारा सरफेस था, इधर की तरफ भी था, ये ओमेगा से ऐसा रोटेट कर रहा था। इस केस में हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इधर की तरफ ओमेगा आर लग रहा था, रेडियस इसका आर है, और इधर की तरफ भी। अगर ये v इक्वल टू ओमेगा आर आ जाए, इस अगर ये कंडीशन आ जाता है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा इस केस में ऐसा लग रहा होगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट।
ठीक है, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है, उस पॉइंट का वेलोसिटी है, वो हमको मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि उसका हम बोल सकते हैं कि उसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है जीरो है। वो हमको मोमेंट के लिए, किसी पार्टिकुलर मोमेंट के लिए रेस्ट पे दिख रहा होगा। तो ये जो कंडीशन है कि अगर ऐसा कहीं कंडीशन दिख रहा है कि अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के केस में अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है रेस्ट पे दिखे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है हमारा अगर रेस्ट पे दिखे, तो यही जो है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कहलाता है। यानी कि इस केस में रोल हो रहा है, बॉडी जो होगा प्योर रोल कर रहा होगा, स्लीप नहीं कर रहा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग या नो स्किडिंग, जो भी बोलो, इस केस में जो होगा स्लिप नहीं कर रहा होगा और v इक्वल टू ओमेगा आर आ रहा होगा। यानी कि जब सरफेस ऐसा है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है। और इस केस में जो फ्रिक्शन है, अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो है हमारा टेंडेंसी ऑफ मोशन जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, यानी कि v ओमेगा आर दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो उस समय फ्रिक्शन का कोई लोड यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे केसेस में बोलते हैं कि फ्रिक्शन इस केस में खुश रहता है, और इस वजह से हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन खुश कंडीशन है। फ्रिक्शन जो है लग रहा होगा, सफिशिएंटली कुछ ना कुछ लग रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या, उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे क्या होगा वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इतना करें, कुछ पॉइंट जो कांटेक्ट में है, ये दो सरफेसेस पे जो रोलिंग हो रहा है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा, ऐसा कंडीशन अगर हमको दिख जाए तो प्योर रोलिंग का कंडीशन होगा। यानी कुछ कंडीशन में जो है ऊपर वाला या फिर नीचे वाला जो भी सरफेस है आपस में स्किडिंग नहीं कर रहा है, स्लिपिंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग। और यहाँ पे इस पार्टिकुलर कंडीशन में जो है हमारा प्योर रोलिंग का कंडीशन आ रहा है कि उस पॉइंट का वेलोसिटी, या फिर पूरे बॉडी के लिए देखें तो जब v इक्वल टू ओमेगा आर हो तो ऐसा कंडीशन है। ठीक है, पीछे भी अगर देखे होगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे तो उसमें v इक्वल टू ओमेगा आर लिखा गया था, केसेस इसी के लिए था। हम लोग वहां पे इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन मान वही रहे थे। आगे देखेंगे धीरे एक एक करके कि इसमें और क्या होगा। तो फिलहाल हम कंडीशन पे ही हैं। अगर हमको ऐसा दे दे कि नीचे वाला सरफेस को भी मूव करा दे, ये भी मिल सकता है हमको कि नीचे वाला सरफेस भी मूव करे, यानी कि हम बोलें कि ये वाला स्पीड v1 से जा रहा है, ये इधर v से जा रहा है, ये इससे ओमेगा से जा रहा है। इस केस में जो है हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, ऊपर वाले केस के लिए तो देखे तो ये कंडीशन आ जाएगा, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा आर। कब? जब नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे है, नीचे वाला सरफेस मूव नहीं कर रहा है, उस समय हमने बोला तो ये v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है। लेकिन ऐसा सिचुएशन दे दे कि जिस सरफेस पे बॉडी रोल कर रहा है वो भी किसी स्पीड से मूव करे, हो सकता है ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है और रोल कर रहा है, केसेस पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में क्या, फिर अजय देवगन ने बाइक लिया और गाड़ी के ऊपर, ट्रेन के ऊपर चढ़ा दिया, पॉसिबल है, ट्रेन भी आगे बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। उस केसेस में, ऐसे केसेस में अगर हम लोग बात करें तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हमारा होगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा ये, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका स्पीड 0 होना चाहिए, यानी कि उसका मोशन, यानी कि हम अगर देखें तो हमको मोमेंट के लिए रेस्ट पे, यानी कि अगर इस गिवन सिचुएशन में जो पॉइंट P जो डॉटेड है वो पॉइंट हमको रेस्ट पे दिखना चाहिए। तो रेस्ट पे वो कैसे दिखेगा, तो ये पॉइंट हम P बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जो होना चाहिए हमारा रेस्ट पे होना चाहिए। तो हमको ग्राउंड से ही देखना है, तो इसका अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो क्या कंडीशन आएगा, कैसे वो रेस्ट पे दिखेगा। तो देखो यहाँ से ध्यान से, तो इधर की तरफ इस पे b दिख रहा है और इधर की तरफ इस पे ओमेगा r दिख रहा है, ठीक है। और हमको ये रेस्ट पे कब दिखेगा, जब हम यहाँ से खड़ा होके देखेंगे तो हमको रेस्ट कब लगेगा, जब लगेगा कि पॉइंट P जो है वो नीचे वाले ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रहा है, यानी कि इसका वेलोसिटी
अगर v1 के बराबर हो जाए तभी हमको लगेगा कि वो पॉइंट रेस्ट पे है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है। अगर दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव, अगर हम बोले कि रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए यानी कि हम ये कब लिख रहे हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि दोनों पॉइंट P का वेलोसिटी इस नीचे वाले ब्लॉक का, यानी कि इसके जस्ट पॉइंट P, यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले तो इसका वेलोसिटी v1 होगा, तो उस दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट Q बोल दे तो यहाँ पे लिख दे पॉइंट P का वेलोसिटी अगर पॉइंट Q के वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो हम लोग को लगेगा कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। तो ये कब पॉसिबल है? तो ये कब पॉसिबल है? जब VQ जो है वो तो V1 के बराबर है और ऊपर VP जो दिख रहा है वो हमको V माइनस ओमेगा आर दिख रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा कंडीशन मिलेगा, यानी कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट पे अगर ये कंडीशन हमको मिल जाए कि नीचे वाले का वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर के बराबर हो जाए, तो ये कंडीशन होगा हमारा प्योर रोलिंग का, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, सरफेस पे जो है प्योर रोलिंग का कंडीशन ये होगा, यानी कि v1 इक्वल टू ओमेगा माइनस v माइनस ओमेगा आर। पिछले केस में नीचे वाला सरफेस जो था हमारा रेस्ट पे था तो v1 जीरो था, तो उसको हम बोल दिए कि v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू जीरो, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा आर। लेकिन यहाँ पे नीचे वाला सरफेस भी मूव कर रहा है, इस वजह से हम लिख रहे हैं v माइनस ओमेगा आर। इतना बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि रोलिंग स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए कि बॉडी जो है हमेशा कंटिन्यू रखे, प्योर रोलिंग कंटिन्यू रखे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो वही लिख रहे हैं, कंडीशन फॉर कंडीशन टू कंटिन्यू इट्स प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग हो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी कि बॉडी जो है कैसे मूव करना चाहिए, यानी कि इसमें केस में हमको एक्सेलरेशन का भी लोड आएगा, तो हम वही जनरल केस ही ले रहे हैं। ये है, मान लेते हैं किधर v a से जा रहा है, ये ओमेगा अल्फा से जा रहा है, और इधर ये v1 से जा रहा है और a1 से जा रहा है। तो इस केस में क्या कंडीशन होना चाहिए? तो इस केस में एक्सेलरेशन है, तो जो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग होगा वो ये होगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन हम चेक करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ का कांटेक्ट का एक्सेलरेशन देखेंगे तो इधर आएगा ये a और इधर आएगा ये अल्फा आर, रेडियस आर मान रहे, उसी के जस्ट नीचे पॉइंट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a1। तो इसका कंडीशन यही होगा कि a1 जो होगा अगर a माइनस अल्फा आर के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा कंडीशन होगा। अगर नीचे वाला सरफेस अगर रेस्ट पे रहेगा, सिमिलरली वेलोसिटी का जैसे चेक कर रहे हैं वैसे ही हम बोल रहे हैं, नीचे वाला अगर बोला जाए कि रेस्ट पे a1 जीरो है तो a इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इफ a1 अगर जीरो हो तो क्या कंडीशन हो जाएगा, a इक्वल टू अल्फा आर से रोटेट कर रहा होगा। अगर ये एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहा तो बॉडी जो है कंटिन्यू प्योर रोलिंग करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा भी उसी रेट से बदल रहा होगा, वेलोसिटी भी उसी रेट से बदल रहा होगा और v इक्वल टू ओमेगा आर बना रहेगा। तो इस केस में हम बोल देंगे कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये अपना प्योर रोलिंग कंटिन्यू रखेगा।
यानी कि यहाँ से a इजकल टू अल्फा आर या फिर अल्फा इजकल टू a बाई आर। पुली वाले केसेस में इसीलिए हर जगह बोला जा रहा था कि फ्रिक्शन सफिशियंट है फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, यानी कि सफिशियंट फ्रिक्शन लग रहा है कितना, वो प्योर रोलिंग करा दे, यानी कुछ पार्टिकुलर मोमेंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट का जो स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज हमको क्लियर है तो एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन, इन प्योर रोलिंग ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये पॉइंट एक्सेलरेशन एट इन प्योर रोलिंग, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बोलो। प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0 है, सही है गलत? ट्रू। ट्रू। और ट्रू होता है तो हम पूछते ही नहीं। जैसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन हम बोले हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो ये ओमेगा से घूम रहा है तो एक एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो वो चीज लोग भूल जाते हैं, इधर वाले को तो 0 कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि हम बोलेंगे कि ए टेंजेंशियल जो होगा वो 0 होगा, लेकिन ए रेडियल जो होगा वो नॉन जीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। बात समझ आया? ठीक है, यानी कि ओके। रेडियल वाले को नहीं भूलना है, टेंजेंशियल के अलोंग तो हम इसके अलोंग तो कर दे रहे हैं, लेकिन ओमेगा स्क्वायर से है तो ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर है, इस वजह से हम बोल रहे हैं इसको ऊपर की तरफ। और हर जगह देख रहे हैं कि जो पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे है जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन रोल मोशन तो हो रहा है। तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाए तो प्योर रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक इन नेचर होगा। ये बात को ध्यान रखना है हमेशा। ड्यूरिंग प्योर रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक इन नेचर होगा। भले ही यहाँ पे रोटेट भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जो भी केसेस, तो वो स्टैटिक इन नेचर होगा। ठीक है, काइनेटिक नहीं होगा। काइनेटिक कब होता, जब हम ऊपर वाले केसेस जो दो डिस्कस कर रहे थे, जैसे इस केस में स्लिप होने लगता है, यानी कि ये जो बॉल या व्हील है जो भी है ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा था तो स्लिप होता, तो इस केस में काइनेटिक होता। इस केस में भी देखेंगे तो काइनेटिक ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्योर रोलिंग का केस देख रहे हैं तो प्योर रोलिंग के केस में हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो ध्यान रखना है कि स्टैटिक इन नेचर होगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स हैं, और ये फ्रिक्शंस कितने होंगे, कैसे फाइंड आएंगे, कितने कैसे आएंगे, इन सब चीजों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज से आगे शुरू करेंगे, रोलिंग वाला ही, यानी कि प्योर रोलिंग कैसे क्या होगा, कहाँ पे कैसे चेंजेस होंगे, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरीके से आगे चलेंगे। तो आगे आने वाले क्लासेस में जो है मोस्टली एक दो क्लास में पूरा रोलिंग रोलिंग ही चलेगा, यानी कि बॉल ये सब रोल ही हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब और 3 या 4 लेक्चर लगेंगे मोस्टली। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और कल टेस्ट का पेपर बहुत ही इजी है, आराम से सॉल्व करना है ध्यान देकर। अगर ध्यान देकर सॉल्व करोगे तो
अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी कि पेपर बहुत इजी इंफॉर्मेटिव टाइप के ज्यादा क्वेश्चन है। अगर मेंस कंसेप्ट लेवल क्लियर है, हाँ मेंस लेवल ही है। 4 शायद पैराग्राफ है और बाकी सब सिंगल ऑप्शन 50 क्वेश्चंस में। सर अथवा एक क्वेश्चन भी था ग्रुप में, आप देखे थे? नहीं अभी दिया है क्या? नहीं सर, 1-2 दिन हो गया होगा, जैसा आपको पर्सनली भेजा था। अच्छा, हाँ इसमें जो है हाउ मेनी कोलिजन, तो बताओ फ्रिक्शन सरफेस 0 है, डिस्टेंस अगर है तो क्या होगा? सर होता रहेगा कॉलेज। ई वेलोसिटी कुछ नहीं दिया है। हाँ वही तो, डेटा कुछ भी नहीं है तो हमको तो लग रहा है कि इनफाइनाइट होना चाहिए, होता रहेगा। सब एक तो लिखा था ऑनलाइन, अज्यूम इलास्टिक कॉलिजंस ऑल कॉलेजेस लिया। हाँ तो इलास्टिक है तो क्या है, जो इसका मास है इसका डायरेक्शन तो चेंज होने से रहा, जो हैवी मास है उस तो सेम यस सर। डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो है दोनों से के बीच में टकराता रहेगा। ठीक है, अभी दूर है तो ज्यादा टाइम से टकराएगा, नजदीक आ जाएगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा, तो बहुत बहुत हो सकता है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जब तक कि यहाँ से यहाँ तक आके दीवार में खुद न टकरा जाए तब तक ये टकराता ही रहेगा। तो और कुछ डेटा अगर नहीं रहेगा तो इसमें तो हम इन्फिनिटी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें कमेंट। ठीक है, ये क्या भेजा है? ये क्या भेजे हो आदित्य? गुनाही का सबूत। हाँ बेगुनाही क्या का है? सबूत। बेगुनाही का सबूत। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा फिर से भेज दो बोलिए ठीक है। सर। ये कौन कौन खेला है, इसमें नाम नहीं आ रहा है। चलो ठीक है फिर एंड करते हैं आज। थैंक यू सर। सर थैंक मैसेज यू। किया। क्या हुआ? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर।